गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हेमाटोपोएटिन। तो आज हम हेमाटोपोएटिन साइटोकाइन के बारे में पढ़ेंगे और उनके हेमाटोपोएटिन साइटोकाइन रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका रेफरेंस मैंने ये पीपीटी क्यूपी 7th एडिशन से बनाया है, चैप्टर 4। आप चाहिए तो जाके वहाँ से ये सब पढ़ सकते हैं। यहाँ पूरा कंटेंट वहीं से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो साइटोकाइन होता क्या है। बेसिकली साइटोकाइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल छोटे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जो हमारे ज़्यादातर हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स है जो माइक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट है, ग्रैनुलोसाइट है, फाइब्रोब्लास्ट है या मास्ट सेल है। देखिए अलग अलग तरीके से ये साइटोकाइन्स लोग रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसा काम करता है इम्यून सेल्स के, और अलग अलग सेल्स अलग अलग टाइप के साइटोकाइन्स रिलीज़ करते हैं। तो ये जो साइटोकाइन जो ये निकले हैं इनका कोई रिसेप्टर होगा ना जो इन्हें पकड़ता होगा। तो हमारे पास 5 साइटोकाइन रिसेप्टर होते हैं। इनमें से 4 का नाम है, हम लोग 4 को हम साइटोकाइन रिसेप्टर कहते हैं, और जो 5वां है उसे हम कीमोकाइन रिसेप्टर कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा साइटोकाइन रिसेप्टर है वो है साइटोकाइन टाइप 1 रिसेप्टर, टाइप 2 रिसेप्टर, TNF रिसेप्टर और फाइनली इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर फैमिली। और जो हमारा कीमोकाइन रिसेप्टर है वो हमारा कीमोकाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। हमारा जो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम क्लास 1 साइटोकाइन फैमिली या फिर हीमोपोएटिन साइटोकाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है जो इस इम्यून सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करते हैं। इनका नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है क्योंकि जब ये फैमिली के जो सबसे पहले साइटोकाइन्स पाए गए थे वो हीमोपोएटिन सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करते थे। हीमोपोएटिन सेल्स बेसिकली वो स्टेम सेल्स है जिससे हमारे आरबीसीज बनते हैं या फिर रक्त के सेल्स बनते हैं। तो वो ये वाले साइटोकाइन्स उन सेल्स को एक्टिवेट या फिर सिग्नलिंग देने का काम करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा था हीमोपोएटिन साइटोकाइन्स। लेकिन जब बाद में हमने और देखा तो इस फैमिली में और बहुत सारे अलग अलग साइटोकाइन्स भी जुड़ गए, लेकिन वो सब साइटोकाइन्स मतलब ज़रूरी नहीं था कि वो हीमोपोएटिन फंक्शन देते थे, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है। इसलिए हम अब इसका ज़्यादातर हम इन्हें क्लास 1 साइटोकाइन ही बोलते हैं, ना कि हीमोपोएटिन साइटोकाइन्स। अब जो ये साइटोकाइन्स हमने ये इस क्लास 1 साइटोकाइन्स में जो आते हैं साइटोकाइन्स वो काफ़ी बहुत ही डाइवर्स है। तो इसमें कौन से साइटोकाइन्स आते हैं तो यहाँ पे उसकी एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इंटरल्यूकिन 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15। इसके अलावा 23, 27 GM-CSF हुआ, OSM हुआ, LIF हुआ या ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन, ये सब मतलब आप देख सकते हैं काफ़ी डाइवर्स है इसके साइटोकाइन्स की फैमिली। तो जैसे हमने कहा था पहले कुछ जो साइटोकाइन्स में थे वो हेमाटोपोएटिन दिखा रहे थे, फंक्शन दिखा रहे थे, लेकिन बाद में साइटोकाइन्स इस फैमिली में जुड़े वो हर सब जरूरी नहीं था कि वो हेमाटोपोएटिक फंक्शन दिखा रहे हों। तो ये इतने डाइवर्स होने के बावजूद ये साइटोकाइन्स एक ही फैमिली में कैसे आ गए, तो इसका कारण है इनका स्ट्रक्चर। तो भले ही इतने सारे डाइवर्स फंक्शन देते हैं ये साइटोकाइन, लेकिन इनका स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज़ है। तो इनका स्ट्रक्चर बेसिकली दो में मेन फीचर आता है। पहला तो ये 4 हेलिकल बंडल मोटिव आता है, मतलब उसमें इनके साइटोकाइन 4 हेलिक्स से बने रहते हैं, और ये चारों हेलिक्स मतलब एंटी पैरेलल वे में अरेंज किए रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डोमेन्स है ABCD, और चारों ही एंटी पैरेलल में अरेंज है। जैसे आप देख सकते हैं A का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो उसके साइड बगल वाले जो D है और C है उनका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। उसी तरह जब C का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो उसके बगल वाले डोमेन्स है A और B, उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इसलिए चारों एक दूसरे के एंटी पैरेलल अरेंज है, और ये चारों ही हेलिकल स्ट्रक्चर में। हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन कलर के ब्लू कलर के सर्कुलर स्ट्रक्चर देखेंगे इन्हें हेलिक्स कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो इस फैमिली के सब साइटोकाइन इसी स्ट्रक्चर में रहते हैं, इसलिए हम इन्हें सब सिर्फ एक ही फैमिली का मेंबर मानते हैं। अब डिपेंडिंग मतलब कि इसका हेलिक्स का जो साइज़ कितना है उसके हिसाब से ये आगे भी डिवाइड हो सकते हैं। अगर इनका हेलिक्स 8 से 10 रेसिडुअल लॉन्ग है तो हम उन्हें शॉर्ट हेलिकल साइटोकाइन्स बोलेंगे, और अगर ये इनका हेलिक्स 10 से 20 रेसिडुअल लॉन्ग है तो हम उन्हें लॉन्ग रेसिडुअल साइटोकाइन बोलेंगे। अब हमें एक बार समरी देख लेते हैं एक बार सबकी। तो हमारे पास जब साइटोकाइन्स हमने ढूंढा तो सबसे पहले हमने उनके फंक्शन के बेसिस में डिवाइड किया। तो बहुत सारे अलग अलग साइटोकाइन्स का फंक्शन के बेसिस में डिवाइड किया। एक फंक्शन के बेसिस में डिवाइड करने वाला फैमिली था, उसे हमने हेमाटोपोएटिन नाम दिया। हेमाटोपोएटिन क्यों नाम दिया? हेमाटोपोएटिन क्योंकि इस फैमिली के साइटोकाइन जाके हेमाटोपोएटिक सेल्स को एक्टिवेट कर सकते थे। जब हमने स्ट्रक्चर के बेसिस में फिर सबको डिवाइड किया तो हमने देखा कुछ जो साइटोकाइन्स थे वो सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा रहे थे हमारे हेमाटोपोएटिन साइटोकाइन्स से, लेकिन वो सब जाके हेमाटोपोएटिन साइटोकाइन्स को एक्टिवेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम क्योंकि वो स्ट्रक्चरली सिमिलर थे इसलिए हमने इन साइटोकाइन्स को भी उनके साथ हेमाटोपोएटिन साइटोकाइन्स के साथ ही रख दिया, उसी फैमिली में डाल दिया। बाद में हमने देखा कि ये साइटोकाइन्स जाके क्योंकि सबका स्ट्रक्चर सेम था तो ये सिमिलर था, तो ये सब जाके टाइप 1 रिसेप्टर जो है उनसे बाइंड कर सकते थे। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया बाद में क्लास 1 साइटोकाइन फैमिली, क्योंकि ये टाइप 1 रिसेप्टर से बाइंड कर सकते थे। उसी तरह अगर हम रिसेप्टर को देखें तो हमारे पास साइटोकाइन रिसेप्टर में हम 2 में डिवाइड है। पहला है 4 साइटोकाइन रिसेप्टर और एक है कीमोकाइन रिसेप्टर। जो साइटोकाइन रिसेप्टर वो है टाइप 1, टाइप 2, TNF और इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर। जो टाइप 1 रिसेप्टर है क्योंकि वो हेमाटोपोएटिन साइटोकाइन से बाइंड कर सकता है, इसलिए टाइप 1 रिसेप्टर का नाम पड़ गया हेमाटोपोएटिन रिसेप्टर। उसी तरह जब हम साइटोकाइंस जो हमने फर्दर डिवाइड किया, साइटोकाइन जो थे हमारे क्लास 1 साइटोकाइन उनके हेलिकल लेंथ के ऊपर डिवाइड किया। तो जब अगर उनका हेलिक्स का लेंथ छोटा है 8 से 10 रेसिडुअल तो हम उसे कहते हैं शॉर्ट हेलिक्स, और अगर उनका हेलिक्स का लेंथ लंबा है 10 से 20 रेसिडुअल तो हम उसे कहते हैं लॉन्ग हेलिक्स क्लास 1 साइटोकाइन।
हम हेमाटोपोइटिन रिसेप्टर के बारे में देख लेते हैं। तो हेमाटोपोइटिन रिसेप्टर जो है वो उसका स्ट्रक्चर दो में डिवाइड हो सकता है। पहला डोमेन जो है वो उसका इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोग्लोबिन लाइक डोमेन है, जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन जो रहते हैं स्ट्रक्चर उससे मिलता जुलता है। तो अब यहाँ उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें अल्फा सीड्स, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीड्स यूज़ होता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कॉलम जैसे ये सब अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर से, और जो ये लाइन से नीचे वहाँ पे बीटा सीड्स से जुड़े हैं एक दूसरे से। तो ये स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है पहले डोमेन में। और इनका जो दूसरा डोमेन रहता है वो सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाता है अपना FN3 डोमेन से, जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन या जैसे फाइब्रोनेक्टिन है वहाँ के, वहाँ तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन फाइब्रोनेक्टिन है वहाँ के FN3 डोमेन जैसे उस जैसा स्ट्रक्चर है, वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें ये हेमाटोपोइटिन रिसेप्टर में भी देखने मिलता है। तो हमारा टिपिकल हेमाटोपोइटिन जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा टिपिकल इम्यूनोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे FN3 जो डोमेन आता है वहाँ एक दूसरे से साइड बाय साइड अरेंज हुआ रहते हैं। तो वो बनाते हैं कैविटी जहाँ पे हमारा साइटोकाइन आके बाइंड करता है। तो हम उसका नाम है साइटोकाइन बाइंडिंग होमोलॉजी रीजन और CHR। अब जो रिसेप्टर है ये भी फर्दर क्लासिफाइड है 3 सब फैमिलीज़ में, जिसका नाम है गामा, बीटा और GP130। अब इसके अंदर कौन से साइटोकाइन रिसेप्टर आते हैं वो सब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला जो फैमिली है वो हमारा है गामा चेन बैरिंग इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर सब फैमिली। तो गामा चेन बैरिंग जो है इसका दूसरा नाम है इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, क्योंकि जो सबसे पहला जो रिसेप्टर यहाँ पे मिला था इस फैमिली का वो इंटरल्यूकिन 2 से बाइंड करता था। तो यहाँ पे 3 मेन चेन आते हैं हमारे अल्फ़ा, बीटा और गामा चेन हमारे इसके रिसेप्टर में, ठीक है। तो उस हिसाब से हम समझेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो रहता है मेन 5 टाइप का रिसेप्टर आता है इस सब फैमिली में, गामा चेन वाले में, गामा चेन बैरिंग सब फैमिली में 5 मेन टाइप के रिसेप्टर आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो सब डायमरिक है, सिवाय 2 के, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 15 ट्राइमरिक है। मतलब वहाँ पे आपको 3 चेन दिख रहे होंगे। अब ये सब एक ही फैमिली में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप ये पर्पल कलर का एक चेन देख सकते हैं, ये सब में कॉमन है। बेसिकली यही हमारा गामा चेन है, इसलिए इनका नाम पड़ा है गामा चेन बैरिंग रिसेप्टर, क्योंकि हर एक रिसेप्टर के पास यहाँ पे गामा चेन है। और ये लोग अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि बाकी के जो चेन है उसके होने ना होने या फिर कैसे कौन से फॉर्म है उसके डिपेंडिंग ये लोग अलग अलग हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इंटरल्यूकिन 2 है और इंटरल्यूकिन 15 है ये दोनों ट्राइमरिक है, यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा तीनों चेन्स प्रेजेंट है। जबकि जो बाकी के रिसेप्टर्स हैं इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 7, इंटरल्यूकिन 9 और इंटरल्यूकिन 21, ये चारों डायमरिक रिसेप्टर्स है। यहाँ पे केवल गामा चेन और बीटा चेन ही प्रेजेंट है, अल्फा चेन एब्सेंट है। अब ये अल्फा बीटा चेन का फंक्शन क्या है, तो बेसिकली जो अल्फा चेन रहता है वो साइटोकाइन स्पेसिफिसिटी के लिए रहता है। तो अगर अल्फा चेन रहा तो रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है, मतलब उसी पर्टिकुलर साइटोकाइन के लिए वो रिसेप्टर ज़्यादा स्पेसिफिक बन जाता है। जो बीटा चेन रहा वो बीटा और गामा चेन हमारे सिग्नल ट्रांसडक्शन और साइटोकाइन रिकॉग्निशन में काम आते हैं। अब ये क्योंकि ये तो साइटोकाइन आके ऊपर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है, उसी तरह रिसेप्टर के नीचे भी सिग्नलिंग होता है, और वो सिग्नलिंग के लिए हमारे जो प्रोटीन्स हम यूज़ करते हैं उसका नाम है स्टैट। तो डिपेंडिंग कौन सा टाइप का साइटोकाइन रिसेप्टर है, अगर वो इंटरल्यूकिन 2 टाइप है, इंटरल्यूकिन 4 टाइप है, उसी टाइप का वो नीचे साइटोप्लाज्म में उसी टाइप का वो, मतलब कौन सा टाइप का रिसेप्टर है उस हिसाब से ही वो अपने हिसाब से हम ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को ये बुलाता है, अट्रैक्ट करता है। तो इंटरल्यूकिन 2 जो है वो स्टैट 5, स्टैट 1 और स्टैट 3 को यूज़ कर सकता है। वैसे ही इंटरल्यूकिन अगर हम बात करें 7 की तो वो स्टैट 5, स्टैट 1 और स्टैट 3 का यूज़ कर सकता है, सिमिलर टू इंटरल्यूकिन 2। लेकिन हम अगर देखें इंटरल्यूकिन 4 को तो वो केवल स्टैट 6 और स्टैट 5 का यूज़ कर सकता है। अब जो इसके टारगेट सेल्स हैं, मतलब कहाँ ये देखने मिलता है, तो हमारा जो है T सेल्स, B सेल्स और NK सेल्स हमारे इंटरल्यूकिन 2 के लिए, जो हमारा इंटरल्यूकिन 4 है उसके लिए हमारा T सेल्स, B सेल्स, NK सेल्स है। इसी तरह अलग अलग सेल टाइप में अलग अलग रिसेप्टर्स हमें देखने मिलते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल एक्स लिंक सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी या फिर स्किड। तो बेसिकली ये क्या रहता है, ये एक एक्स लिंक डिसीज़ है, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम से लिंक ये डिसीज़ है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमारा गामा चेन रहता है उसके जीन्स पे डिफेक्ट आता है, तो हमारा गामा चेन सही से नहीं बनता। तो क्योंकि गामा चेन यहाँ पे डैमेज है, तो गामा चेन बैरिंग रिसेप्टर फैरिंग या फिर इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर फैमिली के जो भी साइटोकाइंस रहते हैं उनके द्वारा सिग्नलिंग में अफेक्ट पड़ता है। तो साइटोकाइन 2 वाले फैमिली के सारे साइटोकाइंस, मतलब कि यहाँ पे जो सिग्नलिंग होता है उनके कारण वो नहीं हो पाता बराबर, तो यहाँ पे इनका इम्यूनिटी वीक रहता है। तो ये इम्यूनो डिफिशिएंट इंडिविजुअल या फिर लोग रहते हैं। अब जो हमने देखा था इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 15 प्राइमरी फॉर्म है, तो इंटरल्यूकिन जो 2 रहता है वो भी 3 फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है। पहले फॉर्म का नाम है उसका इंटरमीडिएट एफिनिटी डायमरिक फॉर्म, दूसरा हाई एफिनिटी ट्राइमरिक फॉर्म, तीसरा लो एफिनिटी मोनोमरिक फॉर्म। तो नाम के हिसाब से पता चल गया। तो इंटरमीडिएट अफिनिटी डायमरिक फॉर्म जो रहेगा यहाँ पे 2 चेन्स प्रेजेंट आते हैं, बीटा और गामा, और इसकी अफिनिटी को साइटोकाइन से वो इंटरमीडिएट आती है, ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना तो एकदम खराब रहती है, मीडियम रहती है। जो हाई एफिनिटी ट्राइमरिक फॉर्म आता है यहाँ पे तीनों चेन्स प्रेजेंट रहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और इसकी अफिनिटी साइटोकाइन के लिए बहुत ही हाई रहती है। और जो लो अफिनिटी मोनोमरिक चेन है वहाँ पे सिर्फ गामा अल्फा चेन प्रेजेंट आता है, और यहाँ पे केवल क्योंकि अल्फा चेन प्रेजेंट आता है तो ये कोई सिग्नलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि याद होगा हमने ऊपर पढ़ा था अल्फा चेन सेल्स साइटोकाइन स्पेसिफिसिटी के लिए काम में आता है, लेकिन फिर सिग्नलिंग और सिग्नल ट्रांसडक्शन का जो काम आता है वो बीटा चेन द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्योंकि बीटा चेन नहीं है तो ये कोई सिग्नलिंग नहीं कर सकता। तो अगर हम एक्सट्रा क्रिस्टोग्राफी स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे इंटरल्यूकिन 2 का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये जो पर्पल कलर चेन है बीच में वो हमारा इंटरल्यूकिन 2 साइटोकाइन है, और जो अगल बगल जो चेन्स है डार्क ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर और येलो कलर वो हमारा इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर है। तो आप यहाँ पे होपफुली साइड वाले यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो हमारा जो गामा चेन है जहाँ पे जो अल्फा चेन है जो हमारा यहाँ पे लाइट ग्रीन में दिखाया गया है वो एक्चुअली बाइंड नहीं कर रहा है। तो हमारा जो मेन साइटोकाइन है वो उस पॉकेट या कैविटी में जाके बैठा है जो गामा चेन और बीटा चेन बना रही है, लेकिन जो अल्फा है वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है साइटोकाइन से, बल्कि वो एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है और स्पेसिफिसिटी बढ़ाता है साइटोकाइन की और रिसेप्टर के बीच में। अब जो ये ट्राइमरिक ये 3 फॉर्म्स हमारे इंटरल्यूकिन 2 के, तो वो कहाँ पाए जाते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। आइए, तो हमारे जो इंटरमीडिएट एफिनिटी वाले साइटोकाइन रिसेप्टर है NK सेल्स, रेस्टिंग टी सेल्स, इन दोनों में देखा जाता है। और उसी वहीं हमारा लो अफिनिटी और हाई अफिनिटी वाले जो सेल्स रिसेप्टर है वो एक्टिवेटेड CD4 और CD8+ टी सेल्स में देखे जाते हैं। एक्टिवेटेड CD4 यानी हेल्पर टी सेल और एक्टिवेटेड CD8+ यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, तो इन दोनों में, और एक्टिवेटेड B सेल्स, ये सब में हमें इंटरमीडिएट और लो अफिनिटी वाले रिसेप्टर देखने मिलते हैं। तो हमारा जो ये लो अफिनिटी और हाई अफिनिटी है नॉर्मली देखा गया है सेल्स के ऊपर उनका कॉन्सेंट्रेशन लो अफिनिटी का 10 गुना ज़्यादा रहता है हाई अफिनिटी का। तो मान लीजिए अगर लो अफिनिटी का कॉन्सेंट्रेशन 50,000 रिसेप्टर है सेल्स के ऊपर, तो हाई अफिनिटी का वहीं 5,000 होगा केवल। ये क्यों होता है? तो इसका एक्सप्लेनेशन 2 तरीके से साइंटिस्ट ने दिया है। पहला है कि वो अपना कॉन्सेंट्रेशन इंटरल्यूकिन 2 का इंक्रीज़ करता है। तो अगर मोनोमरिक क्योंकि ज़्यादा प्रेजेंट है लो अफिनिटी वाले, तो वो क्या कर सकते हैं, वो साइटोकाइंस को अच्छे से पकड़ सकते हैं, और वो पकड़ने के बाद वो जाके सीधा हाई अफिनिटी वाले रिसेप्टर के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे उसका सिग्नलिंग इंक्रीज़ होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कम, ये आंसर करता है कि अगर कम साइटोकाइन भी रिलीज़ हुआ है तो हम उससे डिटेक्ट कर सके और सिग्नलिंग प्रोवाइड कर सके सेल्स को। वही दूसरा हाइपोथेसिस क्या कहता है कि ये लोकल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करने में काम आता है। लोकल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करना मतलब अगर साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहा है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा वो रिलीज़ होने की वजह से वो सब जाके मोनोमरिक साइटोकाइन से बाइंड होंगे, ना कि कंपेयर टू हमारे इंटरमीडिएट साइटोकाइन रिसेप्टर से। तो क्योंकि वो मोनोमरिक रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं, तो मोनोमरिक रिसेप्टर के पास क्योंकि बीटा सब यूनिट नहीं है तो कुछ सिग्नलिंग नहीं देता। तो इससे क्या आंसर होता है कि जो ज़्यादातर जो सिग्नलिंग सेल्स को मिले वो ट्राइमरिक रिसेप्टर की वजह से मिले, ना कि इंटरमीडिएट रिसेप्टर की वजह से। तो जो भी केस है यहाँ पे, जो भी दोनों में से कोई भी हाइपोथेसिस सही हो, लेकिन हमें इसका नेट रिजल्ट पता है कि इसका नेट रिजल्ट क्या होता है कि ये CD4+ और CD8+ टी सेल का एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन करता है। प्रोलिफरेशन मतलब उनका बढ़ना, उनका मैच्योरेशन होना। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके बाकी के 2 रिसेप्टर फैमिली के बारे में देखेंगे। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।